जैसे ही मनीष ने अपनी बीबी मोना पर हाथ उठाया, वैसे ही उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती है कि तू इस पे हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का आरोप लगाए और उसके बदले में इसे खूब सारे पैसे मिल जाएं। सासू माँ, आपको लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगी? तो तू मेरे हर काम में रुकावट डालने लगती है, हैं? तू मेरी बीवी है, मालकिन नहीं, समझी? हाँ बहू, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। तू हर काम के बीच में टांग अड़ाया करती है। जब देखो तब मेरे बेटे से बहस किया करती है। मैं सब सुनती रहती हूँ। मैं जो भी करती हूँ अपने ससुराल वालों की भलाई के लिए करती हूँ माँ जी। दरअसल आज से 2 साल पहले मनीष की शादी नहीं हुई थी, तो उसके पीछे उसके पिता कई सारी जायदाद, पुश्तैनी हवेली और कई एकड़ जमीन छोड़कर गए थे। मनीष उनका एक लौता बेटा था। वो कोई काम नहीं करता था, वो सिर्फ ऐश किया करता था। एक दिन वो गांव वालों के साथ चाय की टपरी पे बैठकर गप्पे मार रहा था। तभी चाय वाले काका ने कहा, तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी पैसे दो, मुझे जल्दी दुकान बंद करके घर जाना है। काका, तुम मेरे होते हुए इन लोगों से चाय का पैसा क्यों मांग रहे हो? इन सब का पैसा मैं दूंगा। बताओ कितने रुपए हुए? तुम लोगों के चाय पकौड़े मिलाकर टोटल 100 रुपया हो गए। वहां पर बैठा एक आदमी बोला, अरे चाचा, अभी तक तो चाय 5 की मिलती थी, अब अचानक 10 रुपए कर दी है। अरे भाई साहब, देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है, फिर तो मुझे चाय का दाम बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे तो अचानक बढ़ा दोगे क्या? तुम लोगों को पैसे देने हो तो दो, वरना घर जाओ, मैं तुम लोगों के माँ बाप से वसूल कर लूंगा। अरे काका, छोटा मोटा आदमी समझ रखा है क्या? चलो भाइयों, आज के बाद काका की दुकान पे चाय पीने नहीं आएंगे। तुम्हारा 100 हुआ ना, ये लो पकड़ो 500, ऐश करो। इतना बोलकर मनीष गांव वालों के साथ वहां से चला गया। ये मनीष खुद तो कुछ करता नहीं है, और इसके बेचारे बाप ने मेहनत कर करके कितनी जायदाद इकट्ठी की है, और ये उसे मिट्टी में मिलाए दे रहा है। इसकी माँ से मुझे बात करनी होगी, वरना गांव वाले ऐसे लूटते ही रहेंगे। एक दिन चाय वाले काका ने मनीष की माँ को अपनी दुकान पर अकेले में बुलाया। देखो बहन जी, मुझे लगता है आप मनीष की शादी कर दो, वरना गांव के लड़के उसे लूटते रहेंगे। भाई साहब, आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपने बाप की तरह दिलदार है। और रही बात शादी की, तो शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ। आपकी नजर में कोई लड़की हो तो बताइएगा। कुछ ही दिनों बाद चाय वाले काका ने मोना नाम की लड़की मनीष के लिए देख ली। दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दिया। कुछ ही महीनों में मनीष और मोना की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मोना, तुम्हें जितनी महंगी साड़ी खरीदनी हो खरीद लो, आखिर गांव वालों को पता लगना चाहिए ना कि तुम मनीष की बीवी हो। बीवी बारात में पूरे गांव के लोग गए थे और मुंह दिखाई में भी सभी औरतें आई थी। तो गांव वाले तो जान ही गए हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ, तो महंगी साड़ी पहनने से क्या हो जाएगा। देखो, तुम मुझसे ज्यादा बहस मत करो, जितना कह रहा हूँ उतना करो। इतने में मनीष के पास गांव के एक दोस्त का फोन आ गया। भाई मनीष, हम जरा भोपाल तक घूमने आए थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में पेट्रोल भी खत्म हो गया, तुम जरा 10,000 रुपए भेज दो यार, मैं तुम्हें 1 महीने बाद उठा दूंगा। मनीष ने फोन भी स्पीकर पे डाल रखा था, इसलिए मोना भी सब कुछ सुन रही थी। तू फिक्र मत कर, 10 क्या, मैं तुझे 20,000 रुपए भेजता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? इससे पहले कि मोना उसे रोक पाती, मनीष ने उसे पैसे भेज दिए। फोन कटने के बाद, देखिए आप बेफजूल ऐसे पैसे मत खर्च किया कीजिए। मुझे उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वो कहीं नहीं फंसा हुआ है। ये लोग कहीं पार्टी करने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन पैसे नहीं होंगे, इसीलिए इतनी बड़ी कहानी बना दी। देखो मोना, आज मेरी सुहागरात है, मेरा पैसा, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। मनीष के पास एक बहुत ही महंगी बाइक थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उसके गांव का वही दोस्त उसके घर आ टपका। अरे क्या बात है, आप लोग नाश्ता कर रहे हैं? भाभी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी ये बात सुन के लग रहा है तुम मनीष के वही दोस्त हो जिसने रात को फोन किया था। तुम लोग तो हाईवे पे फंसे हुए थे ना, इतनी जल्दी वापस भी आ गए। क्या बात है मनीष भाई, भाभी तो 1 नंबर की जासूस है। बहू, तू चुपचाप बैठकर नाश्ता कर, दोस्तों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मोना ने अपने सास की बात मान ली और चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। तभी उसके दोस्त ने कहा, अरे मनीष भाई, तुमने तो शादी कर ली, मैं भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ, मैं आज उसके माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ, क्या आपकी बाइक मिल सकती है 1 दिन के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले पकड़ चाबी।
उसका दोस्त तुरंत मनीष की बाइक लेकर वहां से निकल गया। मनीषा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ता करने के बाद जब दोनों कमरे में आए तो मनीष के साथ मोना बहस करने लगी। देखिए, मैं लोगों का चेहरा और आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि वो इंसान कैसा है। आपका दोस्त मीठी मीठी बातें भले ही कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में मुझे चालाकी नजर आ रही थी। इतनी महंगी बाइक आपको नहीं देनी चाहिए थी। मेरे दोस्त सही कहते थे, शादी के बाद बीवी भाई और दोस्तों को लड़वा देती है। ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे मुंह में टेप लगा दूंगा। मनीष की माँ बाहर से उन दोनों की बहस सुन रही थी। अच्छा हुआ मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, वरना ये औरत तो घर में आते ही इसके दोस्तों के बीच लड़ाई करवा देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनीष कोई काम नहीं करता था, सिर्फ अपने बाप की दौलत से ऐश करता था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन मनीष का दोस्त उसकी बाइक लुटाने नहीं आया। फिर एक दिन सासू माँ मनीष जी अपनी सारी दौलत अपने दोस्तों पर उड़ाया करते हैं। इनके दोस्त इतनी महंगी बाइक लेकर गए थे, अभी तक देने नहीं आए। फिर से वही बात लेके बैठ गई। आज मैं तुझे थोड़ा प्रसाद दे देता हूँ। इतने में मनीष ने मोना के ऊपर हाथ उठा ही दिया था, लेकिन उसकी सास ने उसे रोक लिया। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहू पर हाथ मत उठाना, क्योंकि ये तो चाहती ही है कि तू इस पर हाथ उठाए और ये अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रथा का आरोप लगाए। तभी उनके गांव के कुछ लड़के उनके घर के बाहर से मनीष और उसकी बीवी की लड़ाई की बातें सुन रहे थे। वो भागते हुए मनीष के उसी दोस्त के पास गए जो उसकी बाइक लेकर गया था। अरे भाई, तुम मनीष की बाइक 1 महीना पहले लेकर आए थे ना? उसे लेकर उसके घर में महाभारत हो रही है। जल्दी से कुछ सोचो, वरना मनीष आता ही होगा। अरे यार, उस बाइक को बेचकर तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया था। अब क्या करूं? अरे यार, मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद उनके ग्रुप का एक लड़का मनीष के पास आया। अरे मनीष भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो। वह लड़का मनीष का हाथ पकड़कर उसके दोस्त के घर ले आया। वहां पर मनीष के उसी दोस्त के सिर, हाथ और पैर पर पट्टी बनी हुई थी। अरे यार, ये सब क्या हो गया? मैं तो तेरे पास ही अपनी बाइक लेने आ रहा था। अरे मनीष भाई, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस लौट रहा था। फिर मैं अचानक उस बाइक के साथ नीचे खाई में गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और मुझे उठा कर ले गई, लेकिन तेरी बाइक को मैं नहीं बचा पाया यार, चकनाचूर हो गई। अरे कोई बात नहीं यार, तू सही सलामत है, मेरे लिए बस यही काफी है। मनीष के वहां से जाते ही उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उसके दोस्तों ने मिलकर नकली टास्क शुरू लगाया था। गौरव के पिता गांव के प्रधान थे। एक दिन उन्होंने गौरव से कहा, गौरव, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम लोग मिलकर मनीष का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हो। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी तो होना चाहिए। मैंने उसके बाप की खूब मदद की थी। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ पापा? मैं चाहता हूँ उसकी सारी जमीन और हवेली मेरे नाम हो जाए। लेकिन पापा, ये कैसे हो सकता है? अपने कान खोल ला, मैं तुझे एक प्लान समझाता हूँ। प्रधान ने अपने बेटे के कान में कोई प्लान बता दिया। अगले ही दिन गौरव मनीष से अपने खेतों के किनारे पर मिला। क्या बात है गौरव? यार, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ और खुद के दम पर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ये बात जब मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने मुझे अपने घर से बेदखल कर दिया यार। अब बताओ मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं यार, तो हमारे घर में रुक जा। ये मैंने तुमसे सीखा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है। मैं अपने घर जब भी वापस जाऊंगा, जब मैं अपने दम पर कुछ करके दिखा दूंगा। मैं खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो अपनी जायदाद के पेपर मुझे दे दे, तो मुझे आसानी से लोन मिल जाएगा। उनकी सारी बातें मोना ने सुन ली। रात में मनीष ने जबरदस्ती करके अपने जायदाद के सारे पेपर गौरव को दे आया। कुछ दिनों बाद प्रधान, गौरव, वकील और कुछ पुलिस वालों और अपने आदमियों के साथ मनीष की हवेली पर आया। मनीष, ये हवेली जल्दी से खाली कर दो, अब ये पूरी जायदाद हमारी हो चुकी है। प्रधान जी, ये क्या कह रहे हो आप? गौरव, ये सब क्या है यार? तुम इतने भोले हो। तुमने अपनी जमीन के सारे पेपर मुझे दे दिए और वकील साहब ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसके बाद सारी जायदाद हमारी हो गई। वकील साहब, आप तो कानून के रक्षक है ना, आप असली और नकली कागजों में फर्क भी नहीं कर पाए। इस हवेली के असली कागजात ये रहे मेरे पास। गौरव, उस दिन मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। मैं तुरंत घर आई, लैपटॉप में जल्दी से नकली कागजात तैयार करके उसका कलर प्रिंट आउट असली कागजों की जगह रख दिया और असली कागजात मैंने अपने पास छुपा कर रख लिए थे। प्रधान जी, तुमने फालतू में मेरा इतना समय बर्बाद किया। अब तुम और तुम्हारा बेटा जेल जाएंगे।
हवलदार, गिरफ्तार कर लो दोनों को। पुलिस गौरव और प्रधान को गिरफ्तार करके ले गई। आज बहू की वजह से हमारी जमीन जायदाद बच गई, वरना हम सड़क पर होते। मोना, तुम हर वक्त सही कहती थी, सब मेरा फायदा उठाते थे। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। जी आ गए आप? आज कोई काम मिला? नहीं सरिता, सारा दिन यहाँ से वहाँ काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, अब क्या होगा जी? आज मकान मालिक आया था, वो अपने 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा। अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो लाला सबके सामने हमारी इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा हम इस गांव को छोड़ के चले जाएं। हाँ, हमें आज रात ही ये गांव छोड़ के जाना होगा। इसके बाद मगन अपनी 5 साल की सोई हुई बेटी निधि को गोद में उठाकर सरिता के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते पहुंचने के बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है, जिससे घबराकर निधि जाग जाती है। बाबा, इतनी रात को इस जंगल से हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। पापा, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो तीनों सामने बनी एक छोटी सी गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर भी तो नहीं है जी। उसका भी कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। उस गुफा की थोड़ी दूरी पर एक कूड़े का ढेर होता है। मगन उस कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढता है, तभी उसे एक पिन्नी में एक बड़ी सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर वो तीनों उस बोरी बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही मगन काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखी प्यासी उसकी बेटी और पत्नी उसकी राह देख रही होती हैं। कुछ देर बाद मगन लौट आता है। बाबा आ गए। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बाबा, आप कुछ खाने के लिए लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बिटिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मगन खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी गौशाला में जहां गायों के लिए कुछ बासी रोटियां डाली हुई थी, लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर वहां रखी घास खा रही होती हैं। मगन चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, हे गौ माता, हमें माफ कर देना, हमें इन रोटियों की बहुत जरूरत है। वो बासी रोटी लेकर गुफा में आता है और अपनी बेटी को खाने के लिए देता है। बाबा, ये तो चबाई नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बिटिया, बासी होने के कारण सख्त हो गई होंगी। ला, मेरे पास थे, मैं अभी इन्हें नरम बना देती हूँ। सरिता उन रोटियों को पानी में भिगोकर निधि को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो फिर से उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह फिर वो जब जागते हैं तो फिर वो खाने की तलाश में पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव के कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनका बोरी का बिस्तर और कूड़े में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं तो उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं। ये सब देखकर मगन उनसे कहता है, दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे।
उसके बाद गांव वाले उनको अपने घर लेकर जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोग उन्हें कंबल, बिस्तर, खाने पीने और ओढ़ने पहनने को कुछ कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम इस गांव में आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।